आप सभी को जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी। एक बार आप मुझे बता देंगे कि मेरी वॉइस आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई वॉइस में इशू तो नहीं है। राम राम वैष्णवी मैम, वॉइस मेरी प्रॉपर है तो एक बार प्लीज़ मुझे एक बार बता देंगे कि वॉइस मेरी प्रॉपर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, वॉइस प्रॉपर आ रही है, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जुड़ेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं मेंशन कर देता हूँ जिससे कि बीच में कोई आके ये ना पूछे कि टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, जो कि फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं पर कन्फ्यूज़न बहुत सारे रहते हैं। तो उन्हीं कन्फ्यूज़न के लिए आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहेगा। ठीक है, मैंने पिन कर दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक जैसे कि हमें पता ही है, स्रोतस विमान अध्याय हमारा है। तो स्रोतस विमान अध्याय हम पढ़ेंगे। उससे पहले वही सारा हमारा फंडा रहता है कि हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं कि बेसिक है क्या, उनका रेफरेंस कहाँ कहाँ पर आया है और किस किस तरीके से हमें स्रोतसों को जानना चाहिए। तो देखिए, स्रोतस मैं आपको आज जो कराऊंगा वो आपके यूजी पर्पस से भी इम्पोर्टेंट रहेंगे और पीजी पर्पस से भी। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना भी मैं बताता रहूँगा कॉपी पेन साथ में रखेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन के लिए कंटेंट आपके पास बना रहे। ये वीडियो आज सेव नहीं होगी ड्यू टू सब टेक्निकल इशू। वीडियो का पहले नोटिफिकेशन आ चुका था कि सेव नहीं हो पाएगी वीडियो, तो इसलिए आप लोग कंटिन्यूसली बने रहिएगा और अपना सेशन नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों का छूटे ना, ठीक है। यूजी और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि देखिए, वही वाली बात दोबारा से मैं कहूँगा कि हम इसे फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं स्रोतस को, पर कन्फ्यूज़न बहुत सारे रहते हैं। तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे आज, जो भी मेरी ट्रिक्स है मैं आप लोगों को दूंगा। तो उन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से आज कोशिश करेंगे कि इन स्रोतस को जो है अच्छे से समझें हम और अच्छे से इनको याद रखें हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए। तो देखिए, स्रोतस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए मेजरली इनका वर्णन कहाँ पर आया है। तो देखिए, स्रोतस का 2 जगह पर वर्णन मुख्य तौर पर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता के विमान अध्याय चैप्टर नंबर 5 स्रोतो विमान अध्याय के नाम से आपको वहाँ चैप्टर मिलता है। उसमें आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलेगा, तो आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला जो वर्णन देखने के लिए मिलता है वो स्रोतो विमान अध्याय विमान स्थान चरक संहिता में देखने के लिए मिलता है, चैप्टर नंबर 5 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, उसको भी लेकर आज चलेंगे बेस बनाकर, उससे भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका जो वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें मिलता है कहाँ पर, सुश्रुत शारीर स्थान। क्योंकि सुश्रुत जी का जो देखा जाता है, सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान सबसे श्रेष्ठ होता है, तो इनका जो वर्णन मिलता है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। और कौन से चैप्टर में मिलता है, चैप्टर नंबर 9 में मिलता है, धमनी व्याकरण अध्याय में, ठीक है। धमनी व्याकरण अध्याय में मिलता है। चरक का मैंने बता दिया आपको, विमान स्थान में स्रोतो विमान अध्याय में मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं सुश्रुत जी की, तो वो मैंने आपको बता दिया कि सुश्रुत जी के लिए आपको कहाँ पर मिलेगा, शारीर 9 में मिलेगा। धमनी व्याकरण अध्याय उस चैप्टर का नाम है। अब बात करते हैं इसके पर्याय। तो देखिए, पर्याय की अगर हम बात करते हैं तो चरक विमान अध्याय 5 अगर हम बात करते हैं, उसके 9 नंबर के श्लोका में इसके बहुत सारे पर्याय बताए गए हैं, जिसमें कि आपके स्रोतस को सिरा भी बोला गया है, धमनी भी बोला गया है, मार्ग भी बोला गया है, पंथा भी बोला गया है। सिरा, धमनी, मार्ग, पंथा, ये सब उसको बोला गया है, नाड़ी भी बोला गया है। तो इतनी सारी चीजें हैं वहां पर जो इनको बोली गई हैं, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि स्रोतस के पर्याय क्या क्या हो सकते हैं। कल को हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि नाड़ी के मूल बताइए। तो नाड़ी के मूल अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको वहां पर खुद से समझ जाना चाहिए कि वो नाड़ी के जो मूल पूछ रहा है, इट मीन की नाड़ी से वो किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वहां पर स्रोतस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। आप आराम से उस क्वेश्चन को अपने ठीक कर जाओगे, आराम से निकाल जाओगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है स्रोतस के लिए। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि स्रोतस के बारे में और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम बात करें इसकी निरुक्ति के बारे में। तो निरुक्ति के लिए बोला गया है श्रवणात् स्त्रोतांसी, ठीक है। श्रवणात् स्त्रोतांसी भी कह सकते हैं आप, जिससे कि श्रवण की क्रिया होती है उसको स्रोतस बोलते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये कहाँ रेफरेंस आता है, ये भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि चरक ने जो बताया है स्रोतस वो विमान अध्याय 5 में बताया है। तो जो हमारा ये रेफरेंस है श्रवणात् स्त्रोत्रांसी, तो ये भी हमारा किससे होगा, ये भी हमारा विमान अध्याय 5 से होगा। पर ऐसा नहीं होता, ये हमारा विमान अध्याय 5 से नहीं होता रेफरेंस, ये हमारा विमान अध्याय किससे होता है, 30 से होता है, सॉरी सूत्र स्थान 30 से, सूत्र के चैप्टर नंबर 30, विमान में तो 30 होते ही नहीं, तो सूत्र के चैप्टर नंबर 30 से ये रेफरेंस लिया गया है। मैं आपको रेफरेंस लिखवा रहा हूँ,
श्रवणात् स्त्रोतांशी का अगर रेफरेंस आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 30 का श्लोका नंबर 12 ये इसका है, ये आपको रेफरेंस ध्यान होना चाहिए श्रवणात् स्त्रोतांशी का। ठीक है, अगर आपने ये याद रखा तो आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कुछ चीजें। बात उठती है कि अब स्रोतस की निरुक्ति जो है अगर हमें देखनी है धातु के अनुसार, प्रत्यय के अनुसार, तो कैसे होती है। तो देखिए धातु और प्रत्यय के अनुसार जो इसकी निरुक्ति आती है वो आपको ध्यान रखने के लिए कैसे याद रखनी होगी। तो इसमें क्या होता है, स्रगतो क्षरणे, स्रगतो क्षरणे करके धातु आती है। स्रगतो क्षरणे धातु में, स्रगतो क्षरणे धातु में, स्रगतो क्षरणे धातु में, स्रगतो क्षरणे धातु में तसी प्रत्यय लगने से, स्रागतो क्षरणे धातु में तसी प्रत्यय लगने से इसकी निरुक्ति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है, प्रत्यय पूछा जाता है, तो तसी प्रत्यय है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको अपने यूजी में भी लिख कर आना होगा। अगर स्रोतस का क्वेश्चन आता है, रोग निदान में आ जाए, काय चिकित्सा में आ जाए, या फिर थर्ड ईयर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे विमान इसमें अपना बेसिक हमारा चिकित्सा में आ सकता है, तो बेसिकली इसके बारे में पूछा जा सकता है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखना, बेसिक सी चीजें हम बताते चलेंगे, पर बाद में जब मैं लास्ट में सेशन में पहुंचूंगा तो मैं इसके मूल के बारे में डिस्कशन करूंगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसकी कंपैरेटिव टेबल हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा आचार्य चरक ने क्या बताई है। आचार्य चरक ने बोला है कि स्त्रोतांशी खलु परिणामम पद्यमाना नाम धातु नाम अभिवाहिनी, अर्थात जो धातु का रिजल्टेंट होता है, धातु का रिजल्टेंट का मतलब होता है कि रस धातु से रक्त धातु बनी, रक्त धातु से कौन सी धातु बनी है हमारी, मांस धातु, फिर मेद, जो उत्तरोत्तर धातु बनती रहती है, तो उनका शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन कराने का जो कार्य करता है वो हमारा कौन करता है, वो हमारा स्रोतस करता है। एक तरीके की चैनल हमारे लिए कार्य करते हैं, वो हमारे स्रोतस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस नोट करेंगे, चरक विमान अध्याय 5 का श्लोका नंबर 3 का ये रेफरेंस है। पूछा जाता है, सीधा रेफरेंस की लाइन लिखी आएगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से चैप्टर से श्लोका पूछा गया है। फिर दोबारा से रेफरेंस को रिपीट कर देता हूँ, चरक विमान अध्याय 5 का श्लोका नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात उठती है इसके स्वरूप की। ठीक है, इनका स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में क्वेश्चन उठता है कि इनका स्वरूप कैसा होता है। तो स्वरूप पे देखो, सबसे पहले इनके लिए बोला गया है स्वधातु समवर्णानी, स्वधातु समवर्णानी, अर्थात जिस स्रोतस में जोन सी धातु वहन करती है उसी के कलर का ये होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिस वर्ण की जोन सी धातु जिस चैनल में बहेगी वो उसी कलर को उस चैनल को दे देती है। सिंपल सी एक बात इन्होंने बताई है, स्वधातु समवर्णानी, आपको ये ध्यान रखना है। स्वधातु समवर्णानी के बाद में क्या बताया गया है कि ये एक इस तरीके से आप समझेंगे, आप इस तरीके से, ये एक चैनल हमारा ट्यूब होती है, तो ट्यूब क्या है, गोल है। ठीक है, यानी कि वृत्त। तो दूसरा इन्होंने बोल दिया इसको कि वृत्त आकृति में है। उसके बाद बोला है स्थूल होती है। ठीक है, वृत्त में क्या होता है, अंदर से थिक होती है। जब ये अंदर से थिक हो जाएगी तो थिक होने पर इसकी लुमेन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने इसको बोल दिया सूक्ष्म। ठीक है, तो स्व धातु समवर्णानी के बाद में इन्होंने इसको वृत्त बोला, उसके बाद में इसको स्थूल बोला, उसके बाद में इसको क्या बोल दिया इन्होंने, न्यून यानी कि सूक्ष्म बोला। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में इसके लिए बोला दीर्घन्य आकृति, यानी कि लंबी आकृति, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी दीर्घन्य आकृति को आपको ध्यान रखना है। तो आराम से आप दीर्घन्य आकृति और ये 5 लक्षण इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आराम से याद कर जाओगे। केवल आपको ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि एक ट्यूब है, एक ल्यूमेन है, और इस ल्यूमेन में क्या है, ये गोल आकृति की है। ठीक है, वृत्त हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या है, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है और थिकनेस की वजह से कैसी हो गई, स्थूल हो गई। और उसके बाद जब ये थिकनेस ज्यादा होती है किसी चीज की तो सिंपल सी बात है, उसकी जो ल्यूमेन है वो छोटी हो जाती है, यानी कि सूक्ष्म हो जाती है। तो आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। अब मुख्य बात यहाँ से स्टार्ट होती है संख्या। संख्या पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और पूछे जाते हैं कि स्रोतस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे भेदों की और संख्या के बारे में बात करेंगे। तो देखो, संख्या जो होती है उन पर बाद में आएंगे, सबसे पहले भेद पे आएंगे। तो भेद होते हैं 2 प्रकार के स्रोतस होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। यानी कि अंतर्मुखी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के इंटरनली होते हैं, जो हमें ऐसे नॉर्मली आई से नहीं दिखते, और बहिर्मुखी का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर के रिलेशन में रहते हैं, यानी कि जो हमारी बाह्य सरफेस पे, बाह्य सतह पे रहते हैं, त्वचा पर रहते हैं, उनको कहा गया है क्या, या जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, बहिर्मुखी। तो अब इनके आपको टाइप लिखने
देखने हैं सबसे पहले स्रोतस दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले बहिर्मुखी और फिर अंतर्मुखी, दो टाइप होते हैं। अब इसके डिवाइडेशन पढ़ने हैं कि बहिर्मुखी के किसने कितने टाइप बताए हैं और अंतर्मुखी के किसने कितने टाइप बताए हैं। तो बहिर्मुखी में आचार्य चरक ने तो कोई मत अपना नहीं दिया, पर आचार्य शुश्रुत जी ने अपने काफी अच्छे उसमें मत दिए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। और आचार्य शुश्रुत जी के बारे में जब भी कभी हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, आचार्य शुश्रुत जी ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान रखते हुए, दोनों के बारे में चर्चा करते हुए स्रोतसों का निर्माण किया था। तो बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे बहिर्मुख स्रोतस के बारे में और आचार्य शुश्रुत जी के बारे में। तो आचार्य शुश्रुत जी ने क्या बताया कि बहिर्मुख स्रोतस की संख्या पुरुषों में 9 होती है। बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या पुरुषों में 9 होती है, वो आपको लिखनी है। बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या पुरुषों में 9 होती है। अब वो 9 होती कौन कौन सी है, उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो देखो, 2 तो हमारे क्या हो गए, ईयर हो गए, ठीक है, 2 हमारी आईज हो गई, उसके बाद 2 हमारे नोस्टिल्स हो गए, 6 लोग हो गए। उसके बाद एक हमारा मुख हो गया, एक गुद मार्ग को बताया इन्होंने और एक किसको बताया, मूत्र मार्ग को। तो इस तरीके से ये 9 संख्या इन्होंने गिनवाई है। दोबारा से बता देता हूं मैं आपको, 2 कर्ण बताए हैं, कर्ण की ओपनिंग है, 2 नोस्टिल्स हैं, 2 आईज ऑर्बिट की ओपनिंग है, एक मुख है, उसके बाद में एक गुदा मार्ग है और एक मूत्र मार्ग है। तो इस तरीके से इन्होंने 9 स्रोतसों को बताया है, स्पेशली किसमें, पुरुष में। परंतु जब इन्होंने स्त्री की बात करी, स्त्रियों के बारे में बात करी, तो उस टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने 3 एक्स्ट्रा बता दिए, यानी कि उनको कितना कर दिया, उन्होंने 12 कर दिया। अब वो 12 कैसे करा, उन सब चीजों को देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि स्त्रियों में स्तन मिलते हैं, ठीक है, तो स्तन में भी 2 प्रकार के एक छिद्र होता है, तो 2 स्तन में 2 छिद्र मिलेंगे, इसलिए 2 उन्होंने स्तनवाह को जोड़ दिया वहां पर और एक आर्तववाह को, यानी कि 3 उन्होंने वहां पर उस 9 में 3 को जोड़ दिया। तो कितने हो गए आपके बहिर्मुख, किसमें, स्त्री में 12। तो आप आराम से ये क्वेश्चन अपना ठीक कर जाएंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा कि आचार्य चरक ने किसमें। मैंने इसलिए आपको बताया था कि आचार्य शुश्रुत जी ने दोनों को लेकर बात करी है, आचार्य शुश्रुत जी ने स्त्री और पुरुष दोनों को लेकर बात करी है। तो पुरुषों के लिए तो उन्होंने सिंपली बता दिया 9 होते हैं, स्त्रियों में 12 होते हैं, 2 स्तन को और एक आर्तवाह को उन्होंने जोड़ दिया है, तो इस तरीके से 12 हो जाते हैं। आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, अब किसके अनुसार देखेंगे, अब देखेंगे हम सारंगधर जी के अनुसार। तो सारंगधर जी ने भी मेल और फीमेल के जेंडर को रखते हुए बताया था। तो सारंगधर जी ने क्या बताया, सारंगधर जी ने बोला कि जो पुरुष होते हैं उसमें 10 प्रकार के स्रोतस होते हैं, 10 टाइप्स के बताए हैं उन्होंने, और जो फीमेल होती हैं उनमें कितने होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने कौन से 10 प्रकार और कौन से 13 प्रकार बताए, ये आपको ध्यान होने चाहिए। तो कौन से 13 प्रकार हैं और कौन से 10 प्रकार हैं, तो उसमें देखिए, जो पुरुष में उन्होंने 10 प्रकार के बताए हैं, उसमें 9 तो उन्होंने एज इट इज ले लिए, किनके, आचार्य शुश्रुत जी वाले। तो 9 तो उन्होंने वो के वो ऐसे ही उठाकर रख दिए। एक उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ब्रह्मरंध्र, ठीक है, यहाँ पर होता है, तो ब्रह्मरंध्र को उन्होंने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो स्रोतों की संख्या है वो कितनी कर दी, 10 कर दी। तो आपको ये सभी को ध्यान होने चाहिए कि आचार्य सारंगधर जी ने पुरुषों में स्रोतस की संख्या 10 बताई है, और 10 कैसे बताई है, 9 तो आचार्य शुश्रुत जी वाले ले लिए उन्होंने, और एक उन्होंने कौन सा ऐड कर दिया, केवल ब्रह्मरंध्र को ऐड कर दिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद बात होती है स्त्रियों के बारे में, कि स्त्रियों के बारे में क्या करें। तो स्त्रियों में भी उन्होंने कुछ नहीं करा, केवल 12 के 12 जो उठाए आचार्य शुश्रुत जी वाले उठाए, और एक उन्होंने ब्रह्मरंध्र यहाँ पे भी ऐड कर दिया, जिससे कि वो 13 हो जाते हैं। तो आराम से आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हमने आचार्य शुश्रुत जी को बेस मानकर बहिर्मुख स्रोतसों की बात करी है। उसके बाद आगे आते हैं आचार्य काश्यप। तो आचार्य काश्यप ने बहुत अच्छी सी बात करी, उन्होंने बताया कि महांत और सूक्ष्म करके 2 तरीके से होते हैं। ब्रह्मरंध्र यहाँ पर होता है मैम, यहाँ पर हम पिचू जो रखते हैं ना बेबी के, तो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं काश्यप जी के अनुसार। तो काश्यप जी ने 2 चीजें बताई, उन्होंने बोला कि मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, मैं स्त्री पुरुष की कैटेगरी नहीं करूंगा, मैं 2 कैटेगरी में बताऊंगा स्रोतसों को, एक महांत स्रोतस बताऊंगा और एक सूक्ष्म स्रोतस बताऊंगा। महांत का मतलब होता है वो बड़े होते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया सूक्ष्म बताऊंगा जो बहुत छोटे होते हैं, इजिली हमें दिखाई नहीं देते, तो उनके बारे में बात हुई। तो महांत की संख्या जो उन्होंने बताई थी, तो महांत में उन्होंने बताई थी कि 9 प्रकार के होते हैं, जो कि आचार्य शुश्रुत जी ने बताए हैं। एज इट इज उन्होंने 9 प्रकार बता दिए आचार्य शुश्रुत जी वाले उठाकर, किसमें, महांत के अंदर। अब बात उठती है सूक्ष्म के अंदर। तो सूक्ष्म के अंदर उन्होंने क्या कहा कि सूक्ष्म के अंदर जो स्रोतस होते हैं वो 2 होते हैं, एक नाभि होता है और एक रोमकूप, यानी कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारी जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, उनको उन्होंने एक तरीके से ले लिया, किसको, नाभि को और रोमकूप को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब हमने बहिर्मुख स्रोतसों की बात करी, अब हम अंतर्मुखी स्रोतसों की बात करेंगे। अंतर्मुखी स्रोतस में क्या क्या होता है उनके बारे में जानना जरूरी है। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कराते हैं। जैसे कि मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ, इसी तरीके से समझना और आराम से आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। आपको ये संख्याएं कभी भी किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में नहीं लेकर आ पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में। अब हम बात करेंगे अंतर्मुखी स्रोतस के बारे में। तो अंतर्मुखी स्रोतस में सबसे मुख्य दो आचार्य हमारे आते हैं, एक आचार्य चरक आते हैं और एक आचार्य सुश्रुत आते हैं। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जी की हम बात करेंगे। आयुर्वंदना जी रिपीट करवा रही है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। तो देखिए, हमने पढ़ा है लास्ट में काश्यप जी के अनुसार, तो काश्यप जी ने दो कैटेगरी बनाई है। उन दो कैटेगरी में एक उन्होंने महांत की कैटेगरी बनाई है और एक उसके बाद में सूक्ष्म की कैटेगरी बनाई है। तो महांत में उन्होंने क्या रखा है, महांत में तो उन्होंने जो एज इट इज आचार्य सुश्रुत जी ने 9 बताए थे वो के वही उठाकर रख दिए। परंतु अगर हम बात करते हैं किनकी, हम बात करते हैं सूक्ष्म की, तो उसमें उन्होंने 2 को रखा है, एक नाभि को और दूसरा रोमकूप। नाभि और रोमकूप को रखा है। तो आराम से आपका क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। अंतर्मुखी स्रोतस में 2 मुख्य आचार्य जिनके बारे में हम बात करेंगे, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। ठीक है, इनके रेफरेंस हमने देख ही लिए कि चरक जी ने कहां पर वर्णन किया है। चरक जी ने विमान अध्याय चैप्टर नंबर 5 स्रोतो विमान अध्याय में स्रोतस का वर्णन किया है। और अगर बात करते हैं आचार्य सुश्रुत जी की, तो उन्होंने सारी स्थान में अपना वर्णन किया है स्रोतस का, और धमनी व्याकरण करके चैप्टर का नेम है। तो आप आराम से अपना क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर जाएंगे। अब बात करते हैं संख्या के बारे में। तो आचार्य चरक ने सिंपली बोला कि जो अंतर्मुखी स्रोतस होते हैं वो 13 होते हैं। 13 उन्होंने उनकी संख्या बताई, 13 संख्या बताई। और उसके बाद आचार्य सुश्रुत आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये 11 होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं और वो भी किस में होते हैं, पेयर में होते हैं और योग भाई होते हैं। ठीक है, अपने साथ लेकर जाने वाले, किसी चीज को वहन कराने वाले होते हैं, योग भाई होते हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत जी ने बोला कि 11 होते हैं और वो भी किस में होते हैं, पेयर यानी कि जोड़े में होते हैं। और आचार्य चरक क्या कहते हैं, केवल कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो अब यहाँ पर यही मतांतर उठता है, इनको ध्यान कैसे रखेंगे, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रखने के लिए देखो, ये है आचार्य चरक पहले आए थे, मतलब पहले का मतलब कि आचार्य चरक जी की जो चरक संहिता है वो पहले आई थी, तो उन्होंने सिंपल सी बात है कुछ चीजें ज्यादा दी होंगी। तो आचार्य चरक जी ने कुछ चीजें ज्यादा दी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, चरक ने ज्यादा दिए और उन्होंने 13 स्रोतस माने हैं। उसके बाद जो आए आचार्य सुश्रुत, उन्होंने कितने स्रोतस माने हैं, उन्होंने स्रोतसों की संख्या 11। ठीक है, 11 मानी है। अब यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि भैया ये 11 कौन से हैं और ये 13 कौन से हैं, ये हमें बताओ। तो देखो, इसके लिए एक ट्रिक है, आपको लिखनी है। चरक लिखेंगे सबसे पहले, आचार्य चरक, उसकी ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको स्रोतस याद करने हैं। तो सभी लोग लिखेंगे पुआ, PUA, पुआ लिखेंगे, PUA पुआ, फिर डी लिखेंगे, पुआ डी, फिर लिखेंगे MPS, पुआ द MPS, ऐसे लिखना है, आपको याद रखना है इसको, पुआ द MPS, PUA पुआ लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर MPS लिखेंगे, पुआ द MPS, ऐसे आपको याद रखनी है। तो आप ये सारे के सारे स्रोतस याद रखेंगे। अब ट्रिक को डिकोड करेंगे कि कैसे आपको स्रोतस याद रखने हैं। तो देखो, PUA सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पुआ द MPS आपको याद रखना है। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, पर आप लोग उसमें मेंशन करें कि मैं रिपीट क्या करूं, है ना। काफी चीजें चल रही है, तो प्लीज ये चीज मेंशन करके लिखें कि रिपीट करना क्या है। टॉपिक बहुत सारे चलते जाते हैं, आप तक वॉइस थोड़ा सा लैक होकर धीरे पहुंचती है, पर मैं यहाँ से बोलता रहता हूँ। तो आप ये मेंशन जरूर करें जिसको भी रिपीट करवाना है कि टॉपिक कौन सा मैं रिपीट करूँ। ठीक है, ऐसे मत लिखो रिपीट, तो रिपीट में तो पूरा रिपीट होता है, इनिशियली रिपीट नहीं कर सकता। तो मेंशन करें टॉपिक को, कौन सा टॉपिक रिपीट करना है, मैं रिपीट जरूर करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था आचार्य चरक के अनुसार जो उन्होंने 13 स्रोतस बताए हैं उनको याद करने की ट्रिक। तो पुआ द MPS सभी ने लिख लिया होगा, PUA पुआ, फिर D और MPS, ट्रिक तो लगातार बता ही रहा हूं, आप लिख लीजिए, पुआ द MPS, PUA पुआ, फिर D लिखना है और उसके बाद में MPS। तो पुआ द MPS आपको याद रखना है। अब देखिए, पुआ से कैसे याद रखना है, तो P से लिखेंगे प्राणवाह स्रोतस, P से लिखेंगे प्राणवाह स्रोतस। हाँ, ये लिख दी है आयुर्वंदना जी ने, प्रिया मैम ने लिख दी है ट्रिक, इसको आप लिखेंगे। तो P से लिखेंगे प्राणवाह स्रोतस, U से लिखेंगे उदकवाह स्रोतस और A से लिखेंगे अन्नवाह स्रोतस, पुआ द MPS। ठीक है, तो पुआ में P से आपको प्राणवाह, U से उदकवाह और A से अन्नवाह आपको याद रखना है। पुआ से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद D से आपको क्या याद रखना है, 7 धातु, यानी कि रसवाह, रक्तवाह, मांसवाह, मेदवाह, अस्थिवाह, मज्जावाह और शुक्रवाह। ये आपको 7 धातु वाले स्रोतस याद रखने हैं। तो पुआ में आपने 3 याद रखे,
प्राणवह, उदकवह और अन्नवह। उसके बाद 7 धातु वाले यानी कि 10 याद हो गए आपको। उसके बाद जो 3 आगे के बचे आचार्य चरक के, तो उनको देखेंगे। तो मूत्रवह, पुरुषवह और स्वेदवह। एम से आपको मूत्रवह याद रखना है, पी से आपको पुरुषवह याद रखना है और एस से आपको स्वेदवह याद रखना है। आपको आराम से याद हो जाएंगे, आप कभी इसको भूलोगे ही नहीं। आराम से आप इस स्रोतस अपने याद कर जाओगे। क्लियर है ट्रिक सभी को? कोई डाउट अगर क्लियर नहीं है ट्रिक का तो प्लीज जो भी लिखेंगे रिपीट कराने के लिए मेंशन करके लिखें कि मैं रिपीट क्या करूं। मैं रिपीट कर दूंगा पर प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद अब बात करेंगे आचार्य शुश्रु जी की। अगर आपने चरक जी के याद कर लिए तो शुश्रु जी वाले ज्यादा भारी नहीं रहेंगे, तो आप ध्यान रखना। और शुश्रु जी में हमेशा ध्यान रखना, उन्होंने स्त्रियों का भी ध्यान रखा है। उन्होंने बात जो करी थी हमेशा पुरुषों के संदर्भ में नहीं करी, उन्होंने स्त्रियों को लेकर बात करी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या बताया गया है। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा, ये एक ट्रिक है, अभी और आगे भी दूंगा। डी से आपको धातुएं याद रखनी है, 7 धातु। ठीक है, डी से धातु, तो 7 धातु वाले आपके हो जाएंगे। डिकोड कर देते हैं एक बार और दोबारा से। पूजा कह रही है तो पुआ में आपको ध्यान रखना है PUA जो हमने लिखवाया था, तो प्राणवह, उदकवह और अन्नवह आपको याद रखना है। फिर डी से आपकी जो 7 धातुएं हैं उन 7 धातुओं के स्रोतस आ जाएंगे लगातार। उसके बाद लास्ट में जो आपके आएंगे MPS, तो M से आपका मूत्रवह, P से आपका पुरुषवह और S से आपका स्वेदवह। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे स्रोतस आ जाते हैं। A से अन्नवह स्रोतस आता है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि स्रोतस 13 हैं, जो कि आचार्य किसने बताए हैं? आचार्य चरक जी ने बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं आचार्य शुश्रु जी के अकॉर्डिंग। तो आचार्य शुश्रु जी ने क्या बताया है? उन्होंने कुछ स्रोतस हटाए हैं इनके चरक जी वाले में से, क्योंकि अगर वो उनको ही फॉलो कर लेते तो फिर दोनों आचार्य अपने आप को अलग अलग साबित ना कर पाते, अपने अपने शास्त्रों में एक तरीके के पुनरावृत्ति हो जाती। तो पुनरावृत्ति से बचने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने स्रोतसों में से 3 स्रोतस इनके हटा दिए। अब कौन कौन से हटाए इनको थोड़ा सा समझेंगे सभी लोग। तो कौन कौन से हटाए हैं, तो इसके लिए आपको लिखना है सैम। सैम को हटा दिया। अब हमारा भाई जो इंग्लिश नाम होता है सैम, एक तरीके का फॉरेन नेम है सैम। तो फॉरेन लोगों को या जो फिरंगी होते हैं उनको हमारे इंडिया वाले पसंद नहीं करते, तो सैम को आपने क्या करा? भगा दिया। तो सैम को आपने भगाया, तो अब आपको ध्यान रखना है कैसे आपको याद रखना है। S फॉर स्वेदवह, आपको ध्यान रखना है S से स्वेदवह। आचार्य शुश्रु जी के बारे में बात कर रहा हूं कि उन्होंने कौन कौन से स्रोतस नहीं माने हैं। तो उसके लिए सैम याद रखना है आपको, SAM, सैम। सैम यानी कि फिरंगी नाम है, तो यहाँ से भारत से भगाया जा रहा है फिरंगी लोगों को, आप लोग यहाँ से भारत छोड़ के भागो। तो S से आपको स्वेदवह याद रखना है। फिर A से अस्थिवह याद रखना है, A से अस्थिवह स्रोतस याद रखना है। अब हमें पता है कि अस्थि में और मज्जा में क्या है? आश्रय आश्रय भाव है। जो मज्जा रहती है वो अस्थि के अंदर ही रहती है। अब सिंपल सी बात है, जब अस्थि ही नहीं है वहां पर, अस्थि ही नहीं मानी उन्होंने, तो मज्जावाह कैसे मान लेंगे? तो उन्होंने मज्जावाह भी नहीं माना, तो M से आप लिखेंगे मज्जावाह। तो आपको तीनों याद हो जाएंगे कौन कौन से उन्होंने नहीं माने। सैम से आप याद कर लेंगे स्वेदवह, अस्थिवह और मज्जावाह। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी आप वहां पर M से मेदवाह लिख लो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मज्जा यानी कि अस्थि से रिलेटेड है, और जब अस्थि ही नहीं है तो वहां पर मज्जा भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से इस क्वेश्चन को भी ठीक कर जाओगे। तो S से आपने लिखा है स्वेदवह, ठीक है, A से आपने लिखा है अस्थिवह और M से आपने लिखा है मज्जावाह। ये 3 स्रोतस उन्होंने नहीं माने। अब इन्होंने 3 हटा दिए, तो वहां पर तो 10 ही बचे, क्योंकि 13 माने थे आचार्य चरक ने और शुश्रु जी ने 3 हटा दिए। तो उन्होंने क्या करा? उन 3 को हटाकर एक स्रोतस को ऐड किया था जो कि स्त्रियों से रिलेटेड था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो उन्होंने कौन सा स्रोतस ऐड किया था? आर्तवाह स्रोतस ऐड किया था। आर्तवाह स्रोतस ऐड उन्होंने वहां पर किया था। तो आप लिखेंगे, ये 3 को क्रॉस कर देंगे और उनकी जगह पर कौन सा मान लिया था? उन्होंने आर्तवाह स्रोतस मान लिया था, बाकी एज इट इज माने थे आचार्य चरक के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 11 याद हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को स्रोतस समझ आए होंगे कि आपको इनके नाम याद कैसे करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप ये समझो कि आपका ऑलमोस्ट पेपर अब क्लोजिंग की तरफ है और आप अपना क्वेश्चन और पेपर अच्छे से करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्रोतस देख लिए, आचार्य शुश्रु जी के अकॉर्डिंग स्रोतस देख लिए। अब हम बात करेंगे इनकी थोड़ी सी और चीजों की। ध्यान रखना, मुझे मूल बताने हैं और मूल मैं बताऊंगा आपको इन लास्ट में। ठीक है, मूल थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं मूल सबको लास्ट में बताऊंगा किस स्रोतस का क्या मूल है। तो अभी बेसिक सी चीजें देख रहे हैं, तो अब और देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें बताई गई हैं, जो आप लोगों को मेंशन करके आनी होती हैं। तो अब देखेंगे क्या बताया है, इनकी दुष्टि बताई गई है। तो लिखेंगे दुष्टि 4 प्रकार की है। दुष्टि 4 प्रकार की है। तो 4 प्रकार की दुष्टि को कैसे याद रखना है? अति मार्ग सर संग, मतलब कि कोई टीचर है, उनके साथ पर आप क्या कर रहे हो? आप चल रहे थे एक रोड पर और चलते चलते आपने क्या करा? उस रोड पर चलते चलते
आप थक गए पर आपके साथ में आपके टीचर चल रहे थे, तो आपने क्या करा, उनको नहीं बताया कि सर मैं थक गया हूं, और आपने अति मार्ग चल लिया। तो आपको कैसे याद रखना है, अति मार्ग सर संग, यानी कि सर के साथ में सर संग, अति मार्ग सर संग आपको लिखना है, अति मार्ग सर संग। जितने लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइनिंग की मुझे, मैं लास्ट में आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट लूंगा। अगर आपको कोई डिस्कशन लेना है, मुझसे डिस्कस करना है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं आके, है ना। तो अति मार्ग सर संग आपको याद रखना है, अति मार्ग सर संग। अब इसको याद कैसे करना है, तो ध्यान रखेंगे अब लोग कैसे कैसे हमें इसको याद रखना है। तो अति से आपको याद रखना है अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति, ठीक है। अति मार्ग, तो मार्ग से आपको याद रखना है विमार्ग गमन, अति प्रवृत्ति फिर विमार्ग गमन याद रखना है। सर से आपको क्या याद रखना है, तो सर से आपको याद रखना है सीरा ग्रंथि, सर से आपको याद रखना है सीरा ग्रंथि, और संग से एज इट इज आ जाएगा संग। तो 4 प्रकार की स्रोतो दुष्टि हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने 4 तरीके से आपको बताई है स्रोतो दुष्टि कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे आपको याद रखनी है। तो आप आराम से अपना क्वेश्चन यहाँ पर ठीक कर जाओगे, ठीक है। तो ये 4 दुष्टि, किसी को कोई डाउट यहाँ तक अगर होगा तो प्लीज मुझे मेंशन करेंगे और मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। अति मार्ग सर संग आपको याद रखना है, अति से अति प्रवृत्ति, फिर मार्ग से विमार्ग गमन याद रखना है, सर से सिरा ग्रंथि याद रखना है, और लास्ट में संग से संग याद रखना है। 4 प्रकार की स्रोतो दुष्टि आपकी वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। अब उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रकरण आता है जिसमें कि बताया जाता है कि स्रोतस की चिकित्सा काफी इंपॉर्टेंट है, विमान अध्याय में आपको मिल जाता है, ठीक है। लास्ट वाली मैंने रिपीट करी है, मैं दोबारा कर देता हूं, अति मार्ग सर संग, ठीक है। अति मार्ग सर संग आपको याद रखना है। तो अति मार्ग सर संग में आपको कैसे याद रखना है, अति प्रवृत्ति, अति से आपको अति प्रवृत्ति याद रखना है, मार्ग से आपको विमार्ग गमन याद रखना है, उसके बाद में आपको आगे क्या याद रखना है, सर से आपको सिरा ग्रंथि याद रखना है, और संग से संग याद रहेगा। तो इस तरीके से आपको आराम से अपना क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब इनकी चिकित्सा मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लैक कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते क्या है क्या नहीं है। पर आप लोगों को लैक नहीं करनी, आप लोग मेरे साथ में हैं तो आप उस चीज को ध्यान रखें कि मैं आप लोगों को वो चीज कराऊंगा। तो अब लिखेंगे चिकित्सा, स्रोतस चिकित्सा चरक विमान 5 में ये वर्णित है, आपको मिल जाएगी, इन लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ये, ठीक है। तो चरक विमान 5 का इसका रेफरेंस लिखेंगे और लिखेंगे चिकित्साओं के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने 3 स्रोतस पढ़े अपने, कौन से, प्राणवाह, उदकवाह और अन्नवाह, तो हम पहले उनकी चिकित्सा देखेंगे क्या क्या है। तो प्राणवाह में चिकित्सा इन्होंने जो बताई है, तो प्राण का मतलब आपको लेना है अपने रेस्पिरेटरी से, ठीक है। जो प्राण है, हम पढ़ते भी है नाभिस्था प्राण पवन स्पृष्ट्वा हृद कमलांतरम, ऐसे करके एक श्लोक पढ़ते हैं हम सारंगधर जी का। तो वो क्या है, हमारी श्वास प्रश्वास क्रिया है, ठीक है, जो कि प्राण वायु के द्वारा हो रही है। तो इसलिए जब भी कभी प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि होगी तो आपको क्या करना है, श्वास रोग के समान उसकी चिकित्सा करनी है, श्वास रोग के समान, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके समान आपको उसकी चिकित्सा करनी है। लिखेंगे सभी लोग, श्वास रोगों के समान आपको उसकी चिकित्सा करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें क्या, उदकवाह, यानी कि क्या है, जल। उदक का मतलब होता है जल। तो कभी भी जल की यानी उदकवाह स्रोतस की दृष्टि हुई तो आपको वहां पर जल के समान चिकित्सा करनी है। और जल की चिकित्सा एक ही होती है, हमें प्यास लगती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका निस्तारण करना पड़ता है, उसे बुझाना पड़ता है। तो आपको तृष्णा के समान चिकित्सा करनी है, तृष्णा के समान चिकित्सा। उदकवाह स्रोतस की जो चिकित्सा है वो तृष्णा के समान है, आपको लिखना है। उसके बाद आता है अन्नवाह। तो अन्नवाह में हमें पता है कि हमेशा एक ही दोष होता है जो कि आम दोष बनने के चांसेस रहते हैं। तो आम दोष की वजह से आपको वहां पर क्या हो जाता है, बहुत सारे स्रोतों दुष्टि हो जाती है, जिसमें कि अन्नवाह स्रोतस मुख्य दुष्टि होती है। तो इसलिए आपको अन्नवाह स्रोतस में जो चिकित्सा करनी है वो आम दोष के समान करनी है, ठीक है। कोरिलेट कर करके देखो, मैंने बिल्कुल कोरिलेट करके बताया, तो आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक करते चले जाओगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे देखेंगे। अभी मैं वो धातु वाले अभी बाद में बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा मैं मूत्रवाह, पुरुषवाह और आपका स्वेदवाह, ठीक है। तो पहले आप इनके बारे में देखेंगे। तो मूत्रवाह के लिए हमें बताया गया है कि मूत्र कृच के समान चिकित्सा, ठीक है। मूत्र कृच की जो चिकित्सा बताई गई है उसके समान आपको वहां पर चिकित्सा करनी होती है। तो आप लिखेंगे मूत्रवाह स्रोतस में मूत्र कृच के समान चिकित्सा करनी है। उसके बाद आता है पुरुषवाह। तो पुरुषवाह में जो आपको चिकित्सा करनी होती है वो आपको अतिसार के समान चिकित्सा करनी है, ठीक है। प्राणवाह में मैंने बताया श्वास रोग के समान, ठीक है। श्वास रोग जो हो जाते हैं, हिक्का श्वास वाला श्वास रोग, उसके समान आपको वहां पर चिकित्सा करनी है।
उसके बाद मैंने आपको पुरुषवाह में बताया है अतिसार के समान चिकित्सा की जाती है, इसमें अतिसार के समान चिकित्सा की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे स्वेदवाह स्रोतस। तो स्वेदवाह स्रोतस में किसके समान चिकित्सा की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रकरण है। तो ज्वर के समान चिकित्सा की जाती है। ज्वर, आराम से आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। ज्वर के समान चिकित्सा की जाती है स्वेद, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कभी हमें फीवर होता है तो हमें एक ऐसी मेडिकेशन दी जाती है जिससे कि हमें स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बताया गया है कि स्वेदवाह स्रोतस जो है, अगर कभी ऐसी कंडीशन हुई तो आप वहां पर क्या कर लेंगे, तो आप वहां पर चिकित्सा कर लेंगे किसके समान, ज्वर के समान। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ सारी चिकित्सा एक बार, जिसने लिख लिया वो मिला लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और जिनकी छूट गई वो दोबारा से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्राणवाह स्रोतस में हमने देखा श्वास रोग के समान आपको वहां पर चिकित्सा करनी है। उसके बाद हमने देखा उदकवाह स्रोतस, तृष्णा के समान चिकित्सा करनी है। फिर आपने अन्नवाह स्रोतस देखा, तो अन्नवाह स्रोतस में आपको किसके समान चिकित्सा करनी है, आपको आम दोष के समान चिकित्सा करनी है। ठीक है, आम दोष के समान चिकित्सा करनी है। उसके बाद आपके 3 स्टार्ट होते हैं, जो क्या है, एक आपका मूत्रवाह है, फिर पुरुषवाह है, और फिर लास्ट में क्या है, स्वेदवाह। तो मूत्रवाह में बताया गया है मूत्र कृच के समान चिकित्सा। उसके बाद आपका क्या आता है, पुरुषवाह में बताया गया है अतिसार के समान चिकित्सा, और लास्ट में जो आपका आता है यानी कि स्वेदवाह, वहां पर आपके ज्वर के समान चिकित्सा की जाती है। तो ये चिकित्साएं आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो पीजी की बात हो, और अगर आप यूजी में लिख कर आते हैं तो समझो कि आप लोग अपने आप को बाकियों से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और आप आराम से अपना क्वेश्चन अच्छे से एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में वहां पर लिख कर आ सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे, अब हमने सारी देख ली, अब हमारी कौन सी चिकित्सा बची, हमारी चिकित्सा जो बची है वो बची है किसके अनुसार, हमारी धातुओं के अनुसार। तो लिखेंगे धातुओं के अनुसार चिकित्सा क्या है। तो धातुओं के अनुसार चिकित्सा लिखने के लिए सबसे पहले रसवाह धातु की बात करेंगे। तो रसवाह धातु में इन्होंने बताया है कि लंघन सबसे अच्छी चिकित्सा है। रसवाह धातु की कभी भी अगर आपकी दुष्टि होती है तो आपको ध्यान रखना है, रसवाह धातु में आपको लंघन करवाना है। पुरुषवाह का अतिसार के समान चिकित्सा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रसवाह में क्या करवाना है, रसवाह में आपको लंघन करवाना है। उसके बाद आता है रक्तवाह। तो रक्तवाह में इन्होंने बताया है कि विधि शोणित अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर हमारा 24 जो है उसके अनुसार में जो वहां पर चिकित्सा बताई गई है रक्त के लिए वो करनी है। तो वहां पर 3 चिकित्साएं बताई गई हैं, एक रक्तमोक्षण बताया गया है, एक विरेचन और एक उपवास। 3 चिकित्साएं बताई गई है रक्तवाह स्रोतस के लिए। ठीक है, रक्त दुष्टि के लिए भी और रक्तवाह स्रोतस के लिए भी। इसका रेफरेंस जो है वो आप लिख लेंगे, चरक सूत्र 24 विधि शोणित अध्याय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आता है रस हो गया, रक्त हो गया। अब हम बात करेंगे मांस के बारे में। तो देखो मांस में इन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है। तो आपको ध्यान हो कि मांस में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं। ठीक है, अग्नि कर्म करते हैं, शस्त्र कर्म करते हैं, ठीक है, क्षार कर्म करते हैं। तो इन्होंने यही सब बताया है, क्षार कर्म करिए, अग्नि कर्म कीजिए, शस्त्र कर्म कीजिए। तो ये सब कर्म वहां पर बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आगे मेद। ठीक है, तो मेद में क्या करना है, तो मेद में आपको अति स्थूल के समान चिकित्सा करनी है। अति स्थूल की चिकित्सा भी हमने पढ़ी है चैप्टर नंबर 21 अष्टोनिंदित अध्याय में। तो आपने वहां पर देखा है कि हमने क्या पढ़ा था, लंघन पढ़ा था वहां पे भी। ठीक है, वहां पर उसका अवतर्पण कराया जाता है गुरु आहार के द्वारा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप आराम से अपना क्वेश्चन यहाँ से भी ठीक कर जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे अस्थिवाह स्रोतस की। तो अस्थिवाह स्रोतस में इन्होंने बताया है कि आपको पंचकर्म करना है, पंचकर्म करना है, और तिक्त वर्ग की जो औषध है उनको आपको घृत में सिद्ध करके देनी है। पंचकर्म करना है और तिक्त वर्ग की जो आपकी औषध रहती है उनको आपको घृत में सिद्ध करके देनी है। ठीक है, आराम से ध्यान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीके से क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है। रक्तवाह का रेफरेंस जो है चैप्टर नंबर 24 चरक सूत्र चैप्टर नंबर 24 विधि शोणित अध्याय, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 चिकित्साएं बताई गई हैं, रक्तमोक्षण, विरेचन और उपवास। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लास्ट में देखेंगे मज्जा और शुक्र की इन्होंने साथ में बता दी। तो मज्जा और शुक्र के लिए हमने देखा है कि दूध सबसे अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो क्षीर यूज किया जाता है। कैसा क्षीर, अगर आपको क्षीर यूज करना है तो वो भी कैसा, मधुर रस से युक्त होना चाहिए। ठीक है, मधुर रस के साथ में क्षीर का प्रयोग करना चाहिए, मधुर रस के साथ में क्षीर का और घृत का प्रयोग। ये आपकी शुक्रवाह और किसकी, मज्जा और शुक्र दोनों की चिकित्सा इन्होंने बताई है। ठीक है, तो आप आराम से कर जाओगे अपना क्वेश्चन ठीक, आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप अपनी चिकित्साएं ठीक कर जाओ। क्योंकि हमने चरक के अकॉर्डिंग पढ़ी तो इसलिए आर्तवाह की नहीं पढ़ी यहाँ पर। ठीक है, आर्तवाह के लिए कोई चिकित्सा ऐसी स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से अभी नहीं होगा, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्लीज़ एक बार मुझे बता देंगे, कोई डाउट होगा तो यहाँ तक बता दें, नहीं होगा तो बता दें। बड़ा स्पेशल सा नाम आया है एक लाइव आने के लिए, मम्मी का परा। तो मम्मी का परा या परी जो भी है, बिल्कुल लाइव में आपको लेंगे, अभी लास्ट में लेंगे पर, है ना। पता लगा आपके परा के चक्कर में हमारा परा बन गया, हम अपना लाइव में बता ही नहीं पाए जो हमें बताना था बच्चों को। तो ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, अब मुद्दा स्टार्ट होगा मेन प्रकरण पे। तो अब एक टेबल बनाई जाएगी और उस टेबल में हम सभी के मूल याद करेंगे। ठीक है, मूल याद करने हैं हमें, और बड़े ध्यान से आप लोगों को मूल याद करने हैं। तो उन मूल को याद करने के लिए आप लोगों को एक टेबल बनानी है। ठीक है, उस टेबल को आपको कैसे बनाना है, आपको एक साइड में स्रोतस लिखने हैं, उसके बाद में आपको आचार्य चरक और उसके बराबर में आचार्य सुश्रुत लिखने हैं। मैं दोनों के मूल आपको लिखवाता चलूंगा और आपको आराम से करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप आराम से समझते हुए चीज़ों को चलेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे। हाँ, मम्मा का परा कुछ करके था भाई, पता नहीं क्या है। उनकी भी जो भी डाउट है उनके भी लेंगे, लास्ट में लेंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा स्रोतस सभी को पता लग गया, अब तो आप लोग को अच्छे से याद हो गया कि सबसे पहले स्रोतस हमारा कौन सा आता है, प्राणवाह स्रोतस। तो लिखेंगे प्राणवाह स्रोतस। ठीक है, प्राणवाह स्रोतस लिखेंगे। और प्राणवाह स्रोतस को याद करने के लिए फंडा ये है कि जब भी कभी किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले पाल्पेशन चेक किया जाता है, उसका बीपी चेक किया जाता है, और उसका बीपी नहीं मिलता तो बीपी में जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है वो कौन करता है, हार्ट करता है। तो दोनों ने जो उसका मूल माना है, एक मूल तो उन्होंने सेम माना है हृदय। तो लिखेंगे आचार्य चरक के भी नीचे हृदय लिखेंगे और आचार्य सुश्रुत ने भी हृदय, तो दोनों का हृदय लिखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि प्राण भाई हृदय के बिना तो संभव नहीं है। और आप जब भी कभी कोई देखते हैं एज अ वैद्य, आप जब भी कभी किसी पेशेंट को देखेंगे, आप उसकी नाड़ी चेक करेंगे तो नाड़ी में आपको कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि वहां से रक्त अपना स्पंदन करना बंद कर चुका है। तो इसलिए प्राण को बता दिया इन्होंने, उसका मूल बता दिया। सबसे पहले क्या मूल बता दिया, हृदय बता दिया, दोनों आचार्यों ने। अब बात करते हैं आचार्य चरक की। तो आचार्य चरक क्या थे, थोड़ा चिकित्सा रक्त को लेकर नहीं बात करते थे, उन्होंने दोष माना ही नहीं था रक्त। उन्होंने 3 ही दोष माने थे। क्या माने थे, वात पित्त कफ माने थे। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो वात पित्त कफ को रक्त मानता हूं, और मैंने किसको, एक तो मैंने आपका हृदय को मान लिया है, और दूसरा मैं तो अग्नि के स्थान को मानूंगा इसका मूल, क्योंकि अग्नि अगर अच्छी रहती है तो वहां पर आम दोष नहीं बनता, और आम दोष नहीं बनता तो आदमी रोगग्रस्त नहीं होता, और रोगग्रस्त नहीं होता तो उसकी आयु और उसके प्राण वैसे ही सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने दूसरा जो मूल माना था वो उन्होंने महास्रोतस मान लिया था, महास्रोतस। तो आचार्य चरक ने 2 मूल कौन कौन से माने हैं, एक हृदय माना है और दूसरा महास्रोतस माना है। आराम से आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। हृदय और दूसरा कौन सा माना है उन्होंने, महास्रोतस। आप आराम से क्वेश्चन अपना सही कर जाओगे। अब आचार्य बात करते हैं सुश्रुत जी के बारे में। भाई हृदय तो उन्होंने मान लिया, ठीक है, हृदय के लिए तो वो भी कहने लगे कि यार ठीक है ये बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं यहाँ पर अगर महास्रोतस मान लूंगा तो फिर मेरे में और आचार्य चरक जी में क्या फर्क रह जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरा चौथा दोष जो है, मतलब उन्होंने जो एक दोष एक्स्ट्रा माना था वो क्या था, वो आपका रक्त था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोल दिया कि मैं इसमें जो मानूंगा रसवाही धमनियों को मानूंगा। ठीक है, रसवाही धमनियों को मैं आधार मानूंगा। तो रसवाही धमनियां और हृदय को उन्होंने मान लिया कि भैया आपके पेट में जो पहली धातु बन रही है उसको वहन कराने के लिए भी तो जरूरी है चीजें। तो अब स्टमक जो कोष्ठ है वो तो महास्रोतस की फॉर्म में आचार्य चरक ने ले लिया, वो तो उसको ले नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि जो इस स्टमक से यानी कि जो इस कोष्ठ से आगे इस रस धातु को लेकर जाएगा मैं उसको मूल मान लेता हूं। तो उन्होंने रसवाही धमनियों को मूल मान लिया। तो पहला हमने देखा प्राणवाह में आचार्य चरक ने क्या माना और आचार्य सुश्रुत जी ने क्या माना। तो आचार्य चरक जी का हमें सभी को पता लग गया है, हृदय और महास्रोतस को माना है, और आचार्य सुश्रुत जी ने किसको मान लिया है, आचार्य सुश्रुत जी ने हृदय को और रसवाही धमनियों को मान लिया है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान होना है, मूल बड़े ध्यान से समझा रहा हूं तो बड़े ध्यान से इसको समझ के चलना, रटना मत। ठीक है, रटोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए समझ के चलना। उसके बाद दूसरा हमारा आता है उदकवाह। ठीक है, उदकवाह स्रोतस। तो उदकवाह स्रोतस की जब बात होती है तो आचार्य चरक बोलते हैं कि भाई जब भी कभी प्यास लगती है तो तालु हमारा जो है यानी हमारा पैलेट जो है और हमारा क्लोम, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरीके से शुष्क हो जाते हैं, उनको प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, गला सूख गया ऐसा हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने तालु और क्लोम को माना, तालु और क्लोम, तालु और क्लोम। आचार्य सुश्रुत जी ने भी
कहा भैया मैं भी अगर प्यास लगती है तो मैं भी यही दो चीज़ों में फील करता हूँ, तो मैं भी यहीं पे ये मानूंगा, इसमें मुझे तुम्हें अलग रखना है अलग रख लो, एक मानना एक मान लो, पर मैं भी तालु और क्लोम को ही मानूंगा। तो दोनों ने मूल जो माने तालु और क्लोम ही माने हैं। किसके लिए? उदक व स्रोतस के लिए दोनों के मूल सेम है, आपको ध्यान रखने हैं, तालु और क्लोम ही माना है दोनों आचार्य ने। उसके बाद हमारा तीसरा जो आता है वो आता है अन्नवाह। तो अन्नवाह की हम बात जब भी कभी करते हैं तो हमें ध्यान है, अन्नवाह में अन्न हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है? तो अमाश्य में जाता है, ठीक है। तो दोनों ने अमाश्य माना, आचार्य चरक ने भी अमाश्य माना और आचार्य सुश्रुत जी ने भी अमाश्य माना। पर बात वही उठ गई दोबारा से जैसे ऊपर उठी थी कि दोनों ने हृदय मान लिया था, पर एक एक चीज अपने आप को अलग करने के लिए अलग अलग मानी। तो अब यहाँ पे मुद्दा यही उठता है कि आचार्य चरक ने क्या माना और आचार्य सुश्रुत जी ने दूसरा क्या माना। तो आचार्य चरक जी ने बोला कि भैया मैं तो सबसे पहले अमाश्य को मानूंगा। क्लोम में मैम देखिए जो बेसिकली वैसे तो यहाँ पर जो अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम अपने फेरिंग्स को, अपने कंठ को ले सकते हैं, और नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो कई लोग तो लंग्स को भी कंसीडर कर लेते हैं क्लोम से। तो क्लोम में आप दोनों, आप लंग्स भी ले सकती हैं और आप इसको अपने फेरिंग्स को भी यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो इतना कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसके बारे में है। प्रणाम राहुल। अब हम बात कर रहे थे अन्नवाह के बारे में। तो अन्नवाह में मैंने आपको बताया कि दोनों ने सेम एक चीज तो मान ली, अमाश्य। अमाश्य मानने के बाद में आचार्य चरक कहने लगे भैया अब मुझे दूसरा जो मानना है मैं क्या मानूंगा। तो अब अमाश्य आप सभी लोग अपने आप में देखो, अपनी पोजीशन देखो कि आपके जो भी आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी जो आपकी है उसमें आपका जो अमाश्य है यानी कि स्टमक जो आपका है वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। तो वो आपका कौन सी साइड में है? वो आपका हमेशा लेफ्ट साइड में है। हमारा स्टमक जो हमारा है लेफ्ट साइड में है। तो उन्होंने दूसरा जो मान लिया वाम पार्श्व मान लिया, वाम पार्श्व मान लिया। हेलो मैप हेल्थ मैम। मैप हेल्थ एक काफ़ी अच्छा इंस्टा का पेज है, आप लोग इनको फॉलो कीजिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट ये रखती हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा डेली अपडेट रहता है इनका, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट ये अपने पेज पे रखती हैं, तो आप इनके साथ में, और इनके साथ में कोई डाउट अगर आपके रहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पेज है, इसको आप फॉलो कीजिए। तो हमने अभी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बात कर लिया मूलों के बारे में, आचार्य चरक ने अन्नवाह के क्या मूल बताए हैं। अब मुद्दा उठता है आचार्य सुश्रुत जी के बारे में। तो सुश्रुत जी ने एक तो सेम मान लिया, क्या मान लिया उन्होंने? एक तो अमाश्य मान लिया। उसके बाद उन्होंने कहा यार अब यहाँ पर क्या करूं, तो उन्होंने अन्नवाह धमनिया मान ली। यहाँ पर अन्नवाह धमनिया, ठीक है, अन्न से रिलेटेड है हमारा अमाश्य, तो उन्होंने अन्नवाह धमनिया बोल दिया कि अन्नवाह धमनिया यहाँ पर काम करेंगी, ठीक है। अमाश्य और अन्नवाह धमनिया, ये आपको ध्यान रखना है। अमाश्य और अन्नवाह धमनिया उन्होंने मान ली, तो आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ऊपर के तीन आराम से कर लिए। अब उसके बाद जो धातु वाले स्टार्ट होते हैं तो वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रसवाह। तो रसवाह के लिए देखेंगे रसवाह में क्या क्या माना है। तो रसवाह में जो आचार्य चरक है उन्होंने बोला कि मैं हृदय को मानूंगा और हृदय के साथ में 10 धमनियों को मानूंगा जो उनसे निकलती हैं, ठीक है, 10 धमनियों को मानूंगा। हृदय और 10 धमनी उन्होंने मानी, वहां पर हृदय और 10 धमनियों को उन्होंने माना। आचार्य सुश्रुत कहने लगे भाई हृदय तो ठीक है, हृदय तो बिल्कुल कॉमन होना चाहिए, प्राण हमने देख लिया, ऊपर भी देखा हमने, ठीक है, और यहाँ भी हम बात कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि यार हम किसको माने, क्या चीज कंसीडर करें। तो उन्होंने कहा कि मैं हृदय के साथ में एक और चीज कंसीडर करूंगा जो हमारी क्या रहेंगी, जो हमारी रसवाही धमनियां रहेंगी, ठीक है। हृदय के साथ में रसवाही धमनियों को उन्होंने मान लिया, ठीक है, रसवाही धमनियों को मान लिया साथ में, हृदय और रसवाही धमनियां, ठीक है। उसके बाद आया रक्तवाह। तो रक्तवाह में हम सभी लोग जानते हैं रक्त के लिए यकृत यानी कि लीवर और स्प्लीन 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। तो आचार्य चरक ने उन्हीं को हिंदी में लिख कर बोल दिया यकृत व प्लीहा। यकृत व प्लीहा उन्होंने मान ली है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यकृत व प्लीहा, ठीक है, यकृत व प्लीहा उन्होंने मान लिया है, उनको सभी को आपको ध्यान रखना है, यकृत व प्लीहा। उसके बाद आचार्य बात हुई किसकी, आचार्य चरक ने तो यकृत और प्लीहा मान लिया रक्तवाह में। अब बात उठती है किनके बारे में, आचार्य सुश्रुत जी के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा कि बात तो आपने ठीक कही, यकृत और प्लीहा तो होना चाहिए, पर यकृत और प्लीहा के साथ में उन्होंने क्या ऐड कर दिया, रक्तवाही धमनियां ऐड कर दी, ठीक है। जो चीज जैसी थी उन्होंने उसके साथ वही चीज ऐड करते चले गए। जैसे अन्न में हमने बात करी तो अन्नवाही धमनियां आ गई, अब रक्त में बात कर रहे हैं तो रक्तवाही धमनियां आ गई। तो इस तरीके से उन्होंने चीजों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर सभी को यहां तक? तो हमने रस और रक्त देखा। अब उसके बाद हम जो बात करेंगे मांसवाह की बात करेंगे।
तो मांस वहां में आचार्य चरक ने क्या बोला कि देखो मांस जो हमारा स्किन है वो कहीं ना कहीं बाउंड है हमारे साथ, किसके साथ में, हमारी बोन के साथ में। तो बोन के साथ में स्किन को जो कोरिलेट करता है या मसल्स को जो कोरिलेट कराता है वो होता है टेंडन, ठीक है, यानी कि कंडरा, स्नायु, ठीक है। तो आपको दो चीजें यहाँ पर उन्होंने बोली, एक स्नायु बोली और एक त्वचा बोली, कि स्नायु और त्वचा आपको ध्यान रखनी है। स्नायु और त्वचा आपको याद रखनी है सभी को, स्नायु एंड त्वचा, स्नायु और त्वचा आपको याद रखनी है, स्नायु एंड त्वचा। आराम से आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आचार्य शुश्रुत जी ने क्या बोला कि ठीक है भाई आपने मान ली तो मैं स्नायु और त्वचा ये दोनों चीज सेम मानूंगा जैसे आपने बताया, पर इनके अंदर बहुत छोटी छोटी धमनियां होती हैं जो कि इनके अंदर क्या करती है, रक्त का संचार करती है। क्योंकि उनका दोष था एक रक्त जो उन्होंने माना था, तो वो हर जगह अपनी रक्त की इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर भी रक्तवाही धमनियों को माना था, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर भी रक्तवाही धमनियों को मान लिया था, मांसवाह में भी, ठीक है। तो लिखेंगे यकृत, प्लीहा और रक्तवाही धमनियां, आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। वैद्योज्वल सर, आपका जो डाउट है या जो भी आपका क्वेश्चन है मैं इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं एक बार सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूं, उसके बाद मैं इन डाउट्स पर ही आऊँगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपका आंसर दूंगा जो नाड़ी के बारे में आप बता रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, थोड़ी सी और चीज़ों को जानेंगे। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मेदोवाह के बारे में। तो मेद के बारे में बात करेंगे, मेदवाह स्रोतस के बारे में। तो मेदवाह स्रोतस के लिए आचार्य चरक ने बोला कि वृक्क और वपावहन, वृक्क और वपावहन, उन्होंने बोला वृक्क और वपावहन, ठीक है। वृक्क और वपावहन आपको याद रखना है, क्योंकि फिल्ट्रेशन अगर प्रॉपर नहीं हो पाता तो वहां पर फैट जो है हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, एक्यूमुलेशन करने लग जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और वहां पर ऐसा क्या होता है, मेदवा स्रोतस की दुष्टि होनी स्टार्ट हो जाती है। और वपावहन का मतलब होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज से लिया जाता है। तो लिखना है आपको क्या क्या, वृक्क और वपावहन, वृक्क और वपावहन आपको ध्यान रखना है। क्लियर सभी को। अब ये तो हमने बात करी आचार्य चरक की, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे आचार्य शुश्रुत जी के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि आचार्य शुश्रुत लेडीज का बड़ा ध्यान रखते थे, और जब भी कभी लेडीज को क्या हो जाता है, बेली फैट हो जाता है, तो उनको बड़ा दिक्कत होने लगती है, बड़ा वो अपने आप को फील करने लगती है कि यार अब फैट हो गया ये वो, तो ठीक है, तो वही स्लिम बॉडी जो रहती है वो चीज से दिक्कत होने लगती है। तो उसी संदर्भ में इन्होंने बोला कि कटी व वृक, यानी कटी यानी कमर वाला जो प्रदेश है उसके बारे में इन्होंने बोल दिया, कटी व वृक, ठीक है, कटी व वृक, ठीक है, कटी व वृक आपको ध्यान रखना है, कटी व वृक। सर मैं कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहा हूँ, बस केवल अंडरस्टैंड कराने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ इससे कोरिलेट करी जा सकती है, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मुझे किसी से कंपैरेटिव स्टडी ही करानी होती तो मैं शायद ना कराता। और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये काफ़ी हमारे साथ बच्चे हैं जुड़े हुए जो कि अभी सेकेंड ईयर को और थर्ड ईयर को पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ उनको वहाँ पर, ठीक है। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, और आयुर्वेद को मेरे से बेटर आप जानते हैं, आपके फादर भी बहुत अच्छे वैद्य हैं, तो मेरा किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है मैं किसी को कंपैरेटिव करूं या कुछ भी करूं, बस ये केवल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को करवा रहे हैं जिससे कि वो लोग कर लें। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा है। जितना सपोर्ट मैं आयुर्वेद को करता हूँ, आप मेरी आज की ही नहीं, आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखेंगे तो शायद आपको आज चीज़ का, जो चीज़ आपने लिखी है आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह पढ़ो, तो आपका आंसर वहाँ से आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऐसा कोई उद्देश्य कभी रहा नहीं है कि मैं कभी आयुर्वेद को गिराता हूँ या आयुर्वेद को नहीं समझाता हूँ। तो ये बस केवल एक डिमांड थी और इस डिमांड को कंप्लीट किया जा रहा है, केवल जिस हद तक मैं जिस चीज़ को समझता हूँ उस हद तक उस चीज़ को समझाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे किसके बारे में, अस्थिवाह, मज्जावाह और अपने शुक्रवाह। तो अस्थि मज्जा में हमें पता है आचार्य सुश्रुत ने तो इनको नहीं माना, अस्थि मज्जा उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कौन सा स्रोतस माना है, उन्होंने स्रोतस जो माना है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा स्रोतस है आर्तवाह, ठीक है। 3 हटा के उन्होंने 1 माना था, आर्तवाह, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, अस्थिवाह स्रोतस के क्या मूल माने हैं उन्होंने। तो अस्थिवाह स्रोतस के जो मूल माने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अस्थिवाह में उन्होंने बताया है कि मेद और जघन, ठीक है, मेद और जघन को उन्होंने लिया है, मेद और जघन,
इन दोनों चीज़ों को उन्होंने कंसीडर किया। केवल मुझे आप एक मिनट देंगे, 1 मिनट तक होल्ड करूंगा मैं सेशन को। मेरा जो मोबाइल है वो डिस्चार्ज होने लग रहा है, सेशन बचा है 15-20 मिनट का, तो कहीं आप लोगों का सेशन बीच में ना रह जाए, तो मैं 1 मिनट चार्जिंग लगा लेता हूँ। आप लोग इतना वेट करेंगे प्लीज़। ठीक है, अभी वॉइस आ रही है सभी को प्रॉपर? वॉइस प्रॉपर है मेरी? तो हम स्टार्ट करेंगे आगे जो हम बात कर रहे थे। सर मीन्स अलॉट मेरे लिए, मैं कोई ज्ञान का स्रोत नहीं हूँ, बस जितना आता है मुझे मैं उतना बताता चला जाता हूँ। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है तो हम स्टार्ट करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और डाउन हो चुका था मोबाइल, तो कहीं बीच में रुक ना जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा, तो ध्यान रखेंगे। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में हम बात कर रहे थे, हम अस्थि व स्रोतस के बात कर रहे थे, और मैंने वहां पर मेद और जघन आपको बताया था, आचार्य सुश्रुत ने तो इसको नहीं माना है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम अस्थि के बारे में मज्जा व स्रोतस के बारे में बात करेंगे। और मज्जा व स्रोतस के बारे में जब हम बात करते हैं तो मज्जा व स्रोतस में उन्होंने क्या बोला कि मज्जा जो रहती है उसका जो मूल रहता है, एक तो अस्थि रहती है, क्योंकि वो अस्थि के अंदर रहती है मज्जा, तो अस्थि रहती है एक तो, और जो अस्थि है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, संधि बनाती है। तो अस्थि और संधि को उन्होंने एक साथ में जोड़ा, अस्थि और संधि को उन्होंने उसका मूल मान लिया, किसका, मज्जा व स्रोतस का। आप आराम से इस क्वेश्चन को और इस आंसर को ठीक कर जाओगे, बस केवल आपको कोरिलेट करके चलना है चीजों को, कहाँ पे क्या चीज हमारी कोरिलेट हो सकती है। आप आराम से क्वेश्चन ठीक कर जाओगे बिल्कुल फ्लो के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, शुक्रवाह स्रोतस की बात करेंगे। तो देखो शुक्रवाह स्रोतस के लिए हमें पता है कि शुक्रवाह स्रोतस यानी कि शुक्र यानी कि स्पर्म जो है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्क्रोटम में होता है। ठीक है, स्क्रोटम को बोलते हैं वृषण। ठीक है, तो इसका एक मूल इन्होंने वृषण माना, वृषण दोनों ने ही माना कि भैया उत्पत्ति स्थान तो सेम है, तो वृषण दोनों ने ही माना। आचार्य चरक ने भी इसका समर्थन करा और आचार्य शुश्रु जी ने भी इसका समर्थन करा कि वृषण है, दोनों ने बोल दिया वृषण। ठीक है, फिर दोनों ने केवल पेनिस का जो नाम था उसको चेंज कर दिया, क्योंकि इसका इजैकुलेशन जो होता है वो फ्रॉम द वे ऑफ पेनिस से होता है, तो बस केवल उसका नाम चेंज कर दिया। एक ने बोल दिया, आचार्य चरक जी ने बोल दिया वृषण व सेफ। ठीक है, सेफ बोल दिया उन्होंने उसको, और उन्होंने मेड्र बोल दिया। आचार्य शुश्रु जी ने मेड्र बोल दिया, एक ने शेफ बोल दिया और एक ने मेड्र बोल दिया। इस तरीके से दोनों ने अपना नाम को डिफरेंशिएट किया, बाकी कोई भी इसमें ऐसा डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों ने वृषण माना क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान है स्क्रोटम रीजन। उसके बाद में एक ने शेफ बोल दिया, इस शेफ होता है, और एक ने क्या बोल दिया, एक ने उसको क्या बोल दिया, मेड्र बोल दिया। ठीक है, तो पेनिस को अलग अलग नाम से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मूत्रवाह स्रोतस के बारे में। तो मूत्रवाह स्रोतस में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं। तो हमें पता है कि जो मूत्र है उसका जो उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में वो कहाँ पर आकर रुकता है, वो हमारे यूरिनरी ब्लेडर में आकर रुकता है। और यूरिनरी ब्लेडर को ही हम किस नाम से जानते हैं, बस्ती के नाम से जानते हैं। तो एक तो इनका बस्ती है, दोनों ने बस्ती माना है, यूरिनरी ब्लेडर को दोनों ने माना है। ठीक है, दोनों ने माना है। आप लिखेंगे, एक छोटा सा एरर हो गया है हमारे साथ में, हम लोगों ने ऊपर जो लिखा है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग शुक्रवाह में
हमने क्या लिखा है वहां पर, हमने लिखा है वृषण व मेड। तो वृषण व मेड नहीं है वहां पर वृषण व स्तन है। स्तन क्योंकि स्त्रियों को भी लिया है उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि वृषण तो स्त्रियों में नहीं मिलते, वृषण तो फीमेल मतलब मेल्स में मिलते हैं, स्त्रियों के लिए क्या, तो उन्होंने वहां पर स्तन बोल दिया साथ में। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, वो भी ठीक कर लें उसको। तो वो क्या है, वृषण व क्या है साथ में स्तन है। ठीक है, स्तन मेमोरी ग्लैंड्स को ले लिया इन्होंने वहां पर। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे थे मूत्रवास स्रोतस के बारे में। तो मूत्रवास स्रोतस में मैंने आपको बताया कि क्या बोल दिया है कि मूत्रवास स्रोतस में बस्ती तो है ही है, यूरिनरी ब्लैडर तो दोनों ने मान लिया, सेम। ठीक है, उसके बाद आचार्य चरक कहने लगे यार अब मैं सेफ मान लूंगा, वो तो मैंने ऊपर मान लिया, यानी कि मैंने मेडर को तो ऊपर मान लिया, अब मैं इसको चेंज करूं तो कैसे चेंज करूं। तो उन्होंने चेंज करने के लिए क्या कर दिया, वहां मेडर के साथ में उन्होंने क्या ऐड कर दिया, वंक्षण, क्योंकि जो इन्ग्वाइनल रीजन रहता है वहीं पर हमारी बस्ती सिचुएटेड होती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर वहां पर सिचुएटेड होता है, तो उन्होंने वंक्षण ले लिया वहां पर, आचार्य चरक ने वंक्षण ले लिया। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कहा भाई मैंने तो ऊपर क्या लिया था, मैंने तो बस्ती के साथ मतलब वृषण के साथ में मेडर को लिया ही नहीं था, पेनिस को तो मैंने वहां पर लिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पर फ्री हो चुका हूँ, क्योंकि बस्ती तो दोनों में मिलती है, मेल में भी फीमेल में भी। फिर उसके साथ उन्होंने एक चीज स्पेशल करके क्या कह दिया, उसके एजुकेशन के बेस पे बता दिया कि उसके साथ में मेड को लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेड यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो मूत्रवाह में बताया गया है मेड, आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पुरुषवाह स्रोतस के बारे में। तो पुरुषवाह स्रोतस हमें पता है कि पुरुष यानी कि मल के बारे में बात हो रही है, और मल का एक स्थान होता है जिससे वो निकलता है, तो वो क्या है, पक्वाश्य। तो लिखेंगे सभी लोग पक्वाश्य, दोनों आचार्य ने पक्वाश्य बोला है, एक स्थान तो दोनों आचार्य ने सेम बोला है पक्वाश्य। ठीक है, तो सभी लोग लिखेंगे पक्वाश्य। आचार्य चरक ने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट, उन्होंने बस गुदा ना बोलकर उन्होंने क्या बोल दिया, स्थूल गुद बोल दिया, स्थूल गुद बोल दिया, और आचार्य सुश्रुत ने गुदा ही बोला है। आचार्य चरक जी ने स्थूल गुद बोल दिया एनथ रीजन को, और उन्होंने केवल गुदा बोल दिया, केवल ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम अपने किसकी, स्वेदवाह स्रोतस के बारे में। तो स्वेदवाह स्रोतस भी हमें पता है कि आचार्य चरक ने माना है और आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। तो आचार्य चरक ने बोला है कि भाई जिसको फैट ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे मेरे चेहरे पे है इस टाइम पे, तो मुझे पसीने स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो जिसको फैट होता है ज्यादा उसको क्या होता है, स्वेटिंग होती है। तो मेद उन्होंने एक इसका मतलब एक आधार माना है, एक मूल माना है इसका, एक तो हो गया मेद, और दूसरा बता दिया है लोमकूप। ठीक है, एक तो मेद बता दिया और दूसरा लोमकूप बता दिया। जिसको फैट जितना ज्यादा होगा उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज से या थोड़ा सा ही वर्कआउट करने से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो एक मेद बता दिया और एक लोमकूप बताया है, ये आपको ध्यान रखना है सभी को। उसके बाद आगे चलेंगे और अब बात करेंगे हम किसके बारे में, लास्ट में आर्तवाह स्रोतस के बारे में, जो किसने माना था, केवल आचार्य सुश्रुत जी ने माना था, चरक ने उसको नहीं माना था। तो इसके लिए क्या बताया है, आर्तवाह स्रोतस जो रिलेटेड है हमें पता ही है, एक तो गर्भाशय बता दिया गया है, इसका जो मूल बताया है गर्भाशय बता दिया गया है, और आर्तवह धमनियां बता दी गई है। एक तो गर्भाशय बता दिया गया है और एक आर्तवह धमनियां बता दी गई है, ये आराम से आप क्वेश्चन ठीक कर जाओगे अपना यहाँ से। ठीक है, एक क्या बताया है, एक गर्भाशय बता दिया गया और एक आर्तवह धमनियां। तो इस तरीके से हमने अपने सभी स्रोतस के मूल देख लिए हैं। आराम से आप लोग इनको एक दो बार पढ़ेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। रटने की कोशिश मत करना, रटवाना ही होता तो मैं सीधा इसका एक पोस्ट बनाता और डाल देता, समझाने की कोई बात ही नहीं थी। समझाना था, इसलिए धीरे धीरे चीजों को कोरिलेट करके समझाया है, आपको बताया है, आप आराम से कर जाओगे। अब इसके बाद कुछ चीजें कॉमन है, वो चीज लिखेंगे आप लोग। तो आचार्य चरक के बारे में लिखेंगे कि उन्होंने मेदा कहाँ कहाँ पर बताई है, लिखेंगे मेदा कहाँ कहाँ पर वर्णित है। लिखेंगे मेदा कहाँ कहाँ पर वर्णित की गई है उनके द्वारा। थैंक यू सो मच। आयुर्वेद संगम से सौम्या तिवारी हमारे साथ में है, काफी नॉलेजेबल है। इनके साथ जल्दी एक सेशन प्लान करेंगे और इनके साथ में आएंगे एक सेशन लेकर अच्छे से, और उस सेशन को समझाएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से। रसायन का या जो भी हमारा सेशन रहेगा वो इनके साथ में डील करेंगे, कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो सके वो हम करें जल्दी से, और वो सेशन समझाएंगे। अभी और कुछ चीजें हैं उनको और नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे मेदा कहाँ कहाँ पर है, तो मेदा आपको जो बताया गया है वो किसमें, मेदवाह स्रोतस में बताया है। एक तो
और एक स्वेदवाह स्रोतस में, मेदोवाह स्रोतस में और एक स्वेदवाह स्रोतस में, सॉरी एक अस्थिवाह स्रोतस में। मेदा जो बताया था, मेदा वाले में नहीं बताया था, अस्थिवाह में बताया था मैं, है ना, अस्थिवाह में पढ़ा था हमने और एक स्वेदवाह में पढ़ा था। तो लिखेंगे दोनों में कि मेदा कहाँ कहाँ पर है, एक आपका एक आपका कहाँ पर है, एक आपका अस्थिवाह में है और एक आपका स्वेदवाह में। मेदा 2 जगह पर आया है आचार्य चरक ने जो बताया है। उसके अलावा हृदय कहाँ कहाँ पर बताया है आचार्य चरक ने, ये क्वेश्चन बनता है। तो हृदय भी उन्होंने 2 जगह पर बताया है, एक प्राणवाह स्रोतस में और एक रसवाह स्रोतस में, एक प्राणवाह स्रोतस में और एक रसवाह स्रोतस में बताया है। ये लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत जी की बात करेंगे कि उन्होंने रसवाही धमनियां कहाँ कहाँ पर बताई है, रसवाही धमनियां कहाँ कहाँ पर बताई है, लिखेंगे। तो रसवाही धमनियां उन्होंने प्राण और रस, ठीक है, प्राण और रस, प्राणवाह स्रोतस और रसवाह स्रोतस में। डॉक्टर आयुर्वेदा 08, ये भी बड़ा अच्छा पेज है हमारा, इंटरेस्टिंग पेज है, काफी अच्छी वैसे मेहनत करती है लड़की, और आप लोग इसको सपोर्ट करें, काफी अच्छे से मेहनत करती है। इन लोगों के साथ हम लाइव आएंगे, जल्दी आएंगे, और आप लोगों के जो भी डाउट रहेंगे आप इन लोगों के पेज पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इनको लगेगा कि हम लोग आंसर देने लायक हैं तो हम जरूर आपके साथ में आएंगे और जुड़ेंगे आप लोगों को आंसर देने के लिए, इनको भी फॉलो कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं रसवाही धमनी, हमने देखी कहाँ कहाँ पर बताई है, एक तो उन्होंने प्राण में बताई है और एक रस में बताई है। उसके बाद रक्तवाही धमनी के बारे में उठती है बात कि रक्तवाही धमनी कहाँ कहाँ पर बताई है। तो रक्तवाही धमनी आचार्य सुश्रुत ने 2 स्रोतस में बताई है, एक रक्तवाह स्रोतस में बताई है और एक मांसवाह स्रोतस में बताई है, एक रक्तवाह स्रोतस में बताई है और एक मांसवाह स्रोतस में बताई है। क्लियर सभी को? इसके बाद कुछ और चीजें हैं जिसमें कि बताया गया है, सद्यो मरण लक्षण बताए गए हैं, स्रोतोविद लक्षण बताए गए हैं। तो लिखेंगे स्रोतोविद लक्षण, आचार्य सुश्रुत जी ने बताए हैं, लिखेंगे स्रोतोविद लक्षण कि स्रोतस पे अगर विद हो जाता है तो क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो लिखेंगे स्रोतोविद लक्षण, ठीक है, स्रोतोविद लक्षण आपको लिखना है। तो स्रोतोविद लक्षण में सबसे पहले आपको लिखना है मरण लक्षण, कि मरण लक्षण कहां से आएंगे, कि मरेगा पर एक टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है, मर जाता है पर एक थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद में, क्योंकि मरण और सद्यो मरण 2 लक्षण होते हैं। तो पहले मरण के बारे में देखेंगे। तो मरण के लिए बताया है इन्होंने कौन कौन से स्रोतस होते हैं जो मरण लक्षण दिखाते हैं। तो लिखेंगे प्राणवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, प्राणवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, रसवाह स्रोतस और आपका मांसवाह स्रोतस। प्राण, अन्न, रस और मांस, ठीक है, एक एक छोड़ दिया इन्होंने, तो बस आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने पुआ पढ़ा था, तो पुआ में क्या था, प्राणवाह, उदकवाह और अन्नवाह। तो प्राणवाह के बाद में उदकवाह को ओवरलैप करते हुए कहाँ आ गए, सीधा अन्नवाह पे। तो 2 स्रोतस तो इन्होंने ये ले लिए। उसके बाद धातु वाले में से क्या होता है, रस, रक्त और मांस। तो उन्होंने क्या करा, रस के बाद सीधा क्या ले लिया, मांस ले लिया, रक्त को ओवरलैप कर दिया। तो ये मरण लक्षण इस तरीके से आप याद कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप बात करो सद्यो मरण, ठीक है। सद्यो मरण के लिए देखिए कौन कौन से होते हैं सद्यो मरण में। सद्यो मरण के लिए लिखेंगे उदकवाह स्रोतस, सद्यो मरण लक्षण दिखाता है उदकवाह स्रोतस। उदकवाह स्रोतस सद्यो मरण लक्षण दिखाता है। तो ये था हमारा आज स्रोतस का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। तो दिस इज टुडेज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, विच वन इज स्रोतस विज्ञानी अध्याय। तो मैंने स्रोतस को जितना भी हो सकता था इजी वे में, ट्रिक्स के साथ में आप लोगों को देने की कोशिश की। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कितना समझ आया है, कितना नहीं आ पाया है, वो आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग समझेंगे। सेशन का टेक्निकल इशू के कारण बोला गया था कि ये सेव नहीं हो पाएगा, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसको जिस तरीके से भी हो सके। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, अभी बाकी देखूंगा वॉइस आ रही है उस रिकॉर्डिंग में कि नहीं आ रही है। बाकी आप लोगों को सेशन कैसा लगा ये आप लोग बता सकते हैं। मैंने IFPGT पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखते हुए और UG पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखते हुए चीज़ें बताई हैं।
एक मेरे से डाउट पूछा गया था, अभी आप लोगों के डाउट सेशन है, आप लोगों को इससे रिलेटेड या कोई भी सेशन चाहिए आगे, या फिर कोई भी डाउट अगर आपका छोटा मोटा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगर लायक रहा तो बता दूंगा। एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे चैनल पर, मेरे आयुर्वेद पेज पर, कि IFPGT के लिए कौन कौन सी बुक्स रिफर करनी चाहिए। तो देखिए, IFPGT के लिए ऐसा है कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर से तो आपको पता है कि एक संहिता होती है हमारी, जो कैसी होती है, अष्टांग हृदय, ठीक है, जिसका हम सूत्र स्थान पढ़ते हैं। तो वो आप अगर ले रहे हैं तो वो आप लीजिए अत्रि देव गुप्त जी की। उसके बाद अगर आप चरक संहिता ले रहे हैं तो काशीनाथ गोरखनाथ जी की बेस है। उसके बाद अगर आप ले रहे हैं सुश्रुत संहिता तो अंबिका दत्त शास्त्री जी की लीजिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक हैं जो संहिता है आपकी, ये आपको लेनी चाहिए और इनसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप कुमार भृत्य पढ़ रहे हैं तो वो आपकी DN मिश्र से पढ़िए, और नितिन शर्मा जी से आप अगत तंत्र पढ़ सकते हैं। वैसे अगत तंत्र के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सुश्रुत कल्प से कवर हो जाते हैं, और बाकी आप लोग ऐसे नॉर्मली कवर कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। मेन ये 3 संहिताएं, अगर आपने ये 3 संहिताएं अच्छे से कर ली और इनके विमर्श अच्छे से कर लिए तो आप आराम से कर जाओगे। आने वाले टाइम में मैं वर्कशॉप करने वाला हूँ एक चरक संहिता की, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक मामूली सा रजिस्ट्रेशन रहेगा उसका 30, 40, 50 रुपये का। आप लोग को रजिस्ट्रेशन करके हमारी वो 3 घंटे की वर्कशॉप रहेगी, उस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी वो कभी वर्कशॉप होगी तो हम लोग अपने चैनल पर शेयर कर देंगे, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और हमारे साथ बनिएगा, तो हम लोग उस चीज़ पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, कोई किसी चीज़ का सजेशन हो, मुझे देना चाह रहा हो कोई सजेशन, तो मुझे दे सकता है। और वो पापा का मामा का परा कहाँ चला गया भाई, आप लाइव आ सकते हो मेरे साथ में। क्योंकि मेरे पास जितना होता है मैं हमेशा आप लोगों के लिए देता हूँ। बीच में सर थे, उज्जवल सर, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि नाड़ी को कोरिलेट करिए। देखिए, मैंने सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट किया था वो बीच में आए हैं, स्टार्टिंग में नहीं थे। तो मैंने बोला था कि स्रोतसों को नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि चैनल्स हमारी बॉडी के हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का वहन करते हैं, ठीक है। और जो हम नाड़ी का एनालिसिस करते हैं, वो दोषों का जो एनालिसिस करते हैं वो रक्त के प्रवाहन के ऊपर करते हैं, ठीक है, रक्त के प्रवाह के ऊपर करते हैं। अत्रि देव गुप्त की बुक आप ले सकते हैं, अष्टांग हृदय संहिता लेना हृदय की, ठीक है, अत्रि देव गुप्त, ठीक है। तो रक्त का प्रवाहन करते हैं, और रक्त का प्रवाहन करने पर ही हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी किसका, नाड़ी का। और नाड़ी के बेसिस पर ही हम देखते हैं कि व्याधि किसकी कहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं और कैसे उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ रिक्वेस्ट हैं तो मैं उनको देख। चलिए फिर, मुझे लगता है कोई डाउट किसी का नहीं है, अगर है तो प्लीज, मैं अभी भी 2 मिनट रुका हूँ, आप लोग बता दीजिए अगला सेशन किस पे लें, वो भी बता सकते हैं। वैसे तो हम आयुर्वेद संगम के साथ में हैं अगले सेशन में, कोशिश ये रहेगी उनके साथ रहेंगे और एक सेशन उनके साथ करेंगे, कोई अच्छे से टॉपिक पे करेंगे। मेरा टॉपिक लेने का मन कर रहा है रसायन अध्याय, रसायन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को जो सही लगे आप लोग बता सकते हैं मुझे। कोई सजेशन किसी का कुछ है ऐसा, तो फिर हम बाइंड भी कर देंगे सेशन को। कोशिश रहेगी मेरी सेशन को सेव करने की, अगर टेक्निकल इशू ना रहा तो मैं जरूर करूंगा। पूजा सत्यमरण के बारे में पूछ रही थी, अभी क्लियर हुआ या मैं दोबारा बताऊं? रसायन पढ़ाएंगे, इसी भी कोशिश रहेगी उनके साथ। चलिए फिर ठीक है, कोशिश करता हूँ सेशन को सेव करने की। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। सब अपने घर में रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और दूसरों को भी अपने साथ में शिक्षा देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।